ओके जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। और डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर हमारे पास चार डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। हाइपरज्योमेट्रिक, उसके बाद है बाइनोमियल और फिर उसके बाद है पॉइसन। ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस कहलाती है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों कहलाती है डिस्क्रीट? क्योंकि इसमें जो आउटकम है वो आप काउंटेबल होते हैं। इसके अलावा जो चौथी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और वो कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि उसका वेरिएबल है वो वेरिएबल होता है। तो क्या सबसे पहले हमें ये नजर आ रही है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मेन चीज है हमें देखनी है कि सबसे पहली चीज कि इसमें दो टर्म्स होती हैं, इसके आउटकम्स दो हैं। एक को हम कहते हैं सक्सेस और एक को हम कहते हैं फेलियर। सक्सेस को हम लिखते हैं P, फेलियर को लिखते हैं Q। और क्योंकि दो ही आउटकम है इसलिए Q प्लस P जो है ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो Q प्लस P जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो अगर हमें इन दोनों में से कोई एक चीज मालूम हो तो दूसरी मिल जाएगी। अगर P मालूम है तो वो 1 माइनस Q से मिल जाएगा, और Q है तो फिर वो 1 माइनस P से मिल जाएगा। ठीक हो गया। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको जो सैंपल साइज है वो हमेशा स्मॉल मिलेगा, लाइक अंडर 20 मिलेगा। ठीक है, सैंपल साइज क्या होगा इसमें? स्मॉल। फिर होगी बात। दूसरी बात, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है जिसको हमने P कहा था, वो वन ट्रायल से अनदर ट्रायल चेंज नहीं होती। यानी फर्स्ट टाइम में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.5 है तो सेकंड टाइम में भी 0.5 रहने वाली है, थर्ड टाइम में भी 0.5 रहने वाली है। यानी कॉइन को अगर हमने 10 दफा टॉस किया है तो फर्स्ट टाइम में P के चांसेस 0.5 है, जब दूसरी दफा टॉस करेंगे तब भी 0.5 ही रहेंगे, जब तीसरी दफा टॉस करेंगे तब भी 0.5 रहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो है। अच्छी तरह अगर डाई को थ्रो करते हैं तब भी किसी नंबर के आने के चांसेस सेम रहते हैं, क्योंकि डाई अगर फेयर है तो उसमें हम बात कर रहे हैं लेट्स से नंबर 6 की, तो नंबर 6 के आने के चांसेस है 1/6। तो फर्स्ट टाइम में भी 1/6 है, सेकंड टाइम में भी 1/6 है, थर्ड टाइम में भी 1/6 है, और आपने जितनी दफा डाई को थ्रो किया वो 1/6 की है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप सिलेक्शन कर रहे हैं, और तो सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए? सिलेक्शन होनी चाहिए विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट मेथड का मतलब ये है कि आपने एक आइटम को सिलेक्ट किया, उसको चेक किया, चेक कर लेने के बाद या तो वो डिफेक्टिव होगा या फिर वो डिफेक्टिव नहीं होगा, और फिर उस आइटम को आपने वापस पूरी लॉट में रिप्लेस कर दिया। जब रिप्लेस कर दिया तो फिर उसके बाद आपने सेकंड सिलेक्शन की है। जब आपने उसको रिप्लेस किया है तो टोटल नंबर्स कम नहीं होते। फर्स्ट टाइम में अगर 10 थे तो सेकंड टाइम में भी 10 करेंगे, क्योंकि आपने उसको हर दफा रिप्लेस करना शुरू कर दिया। जब वो हर दफा रिप्लेस होता रहेगा तो उसकी वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज नहीं होगी। क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे पास टोटल 10 आइटम्स हैं, उसमें से 3 डिफेक्टिव हैं और 7 नॉन डिफेक्टिव हैं, और मैंने 5 का सैंपल सिलेक्ट किया है, 5 आइटम्स का, और सिलेक्शन की है विद रिप्लेसमेंट। तो अब होगा क्या? अब होगा ये कि जब मैं पहली दफा कोई आइटम सिलेक्ट करूंगा और मेरा इंटरेस्ट है डिफेक्टिव्स के अंदर, तो फर्स्ट टाइम में डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी होगी 3/10। टोटल 10 आइटम थे, डिफेक्टिव 3 थे, आपने एक निकाला, तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 3/10। अब आपने उसको रिप्लेस कर दिया, सेकंड आइटम को सिलेक्ट करने से पहले आपने उसको वापस रख दिया। तो सेकंड सिलेक्शन में आइटम्स कितने हैं? वही 10। फर्स्ट में कितने थे? 10। सेकंड में कितने हैं? तो फिर अगेन सेकंड टाइम में भी वो 3/10 रहने वाली है, चेंज नहीं होगी। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज नहीं हो रही तो हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है? विदाउट रिप्लेसमेंट में ये होता है कि पहली दफा 10 में से सिलेक्शन होगी, दूसरी दफा 9 में से सिलेक्शन होगी, तीसरी दफा 8 में से होगी, क्योंकि जो सिलेक्शन आप बाहर निकाल रहे हैं उसको साइड पे रखते जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो बाइनोमियल के अंदर जो सिलेक्शन होती है वो विद रिप्लेसमेंट मेथड से होती है। सिलेक्शन अगर विद रिप्लेसमेंट मेथड से हो रही है तो ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है, बाइनोमियल लग सकती है। ठीक है। अगर डाई है और वो फेयर है तो फिर ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है।
फाइन है, अनबाइज्ड है, तो आपका बाइनोमियल लग सकती है। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब उसके बाद इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूले में आपको क्या मिल रहा है? एन कॉम्बिनेशन एक्स। एन का मतलब है नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक्स का मतलब है नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स, into p raised to the power x into q raised to the power n minus x। p क्या चीज है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। q क्या चीज है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। p की पावर क्या बनता है? x, और q की पावर क्या बनेगा? n और x का डिफरेंस। ओके, उसके बाद हाइपर ज्योमेट्रिक। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली वही डिस्ट्रीब्यूशन है या एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस हैं जो हमने कॉम्बिनेशंस के मेथड से किए थे। बायनोमियल में और हाइपर ज्योमेट्रिक में सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट का और सिलेक्शन विदाउट रिप्लेसमेंट का। यानी बाकी सब कुछ सेम है। ये देखें, ये है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या क्या चीजें लिखी हुई है? देयर आर फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स, एंड बाइनोमियल में भी ऐसा ही था। ईच ट्रायल हैज टू पॉसिबल आउटकम, सक्सेस एंड फेलियर। बाइनोमियल में भी यही चीज थी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस ऑन ईच ट्रायल। अब जरा बाइनोमियल को पढ़कर देखें। The probability of success p is the same for each trial। यही डिफरेंस है। बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम रहेगी, हाइपर ज्योमेट्रिक में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज होती रहेगी। इसके अलावा बाकी देखें सब कुछ वही है। ठीक हो गया? इसके बाद आ जाए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताई थी, जैसे यहाँ पर भी लिखी हुई। नंबर ऑफ प्लांट्स दैट विल ग्रो इन अ स्क्वायर मीटर। ये क्या चीज है? इंटरवल। और ये क्या है? यानी ये जो इंटरवल है ये कंटिन्यूस इंटरवल है। स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर क्या होता है? एरिया। एरिया कैसे मिलता है? लेंथ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ से। तो लेंथ और ब्रेड्थ क्या चीज है? मेजरेबल है या काउंटेबल है? नंबर ऑफ प्लांट्स काउंट करते हो कि मेजर करते हो? इसका मतलब है ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स काउंट करोगे कि मेजर करोगे? ऑन अ गिवन स्ट्रेच ऑफ रोड, फॉर एग्जांपल शाहराह फैसल पे नर्सरी से लेकर ब्रिक रोड तक स्ट्रेच ऑफ रोड, उस पे कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं? नंबर ऑफ फोन कॉल्स इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, एक दिन, 2 दिन। नंबर ऑफ टाइम्स अ मशीन ब्रेक्स डाउन इन अ गिवन टाइम फ्रेम। लेट्स से हमारी गाड़ी महीने में एक दफा तो खराब हो ही जाती है। समझ आ रही बात की? तो आपको इस किस्म की स्टेटमेंट्स मिलती हैं किसमें? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला क्या है इसका? ये e रेज टू द पावर माइनस म्यू। म्यू क्या चीज है? मी। कहीं पर म्यू लिखा होगा, कहीं पर लेमडा लिखा हुआ होगा, कहीं पर एम लिखा होगा। सिंबल अलग अलग है, चीज एक ही है, एवरेज। आई कैप की बुक में लेमडा लिखा हुआ है। मिलेगा कैसे? म्यू कैसे मिलता है? एन और पी को मल्टीप्लाई करने से। या गिवन होगा, या फिर एन और पी गिवन होंगे तो उनको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। इंटू म्यू रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। पॉइसन के केस में एक्स की वैल्यू चेक करें जरा। 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रही है? ओके, तो इस पे फिर एक और प्रॉब्लम आता है, और वो क्या था? वो ये था कि अगर कोई केस ऐसा है, लेट से तो कहता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये कैलकुलेट करें। तो इसका मतलब समझते हो? 2 से लेके ऑनवर्ड्स। ये तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? कॉम्प्लीमेंट मेथड। कॉम्प्लीमेंट मेथड क्या है? वो चीज कैलकुलेट करेंगे जो नहीं चाहिए।
वन में से माइनस कर लेंगे। तो पॉइसन के अंदर जो ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन है या ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले क्वेश्चन है वो हमेशा कैसे सॉल्व होंगे, कॉम्प्लीमेंट के मेथड से। एक चीज। दूसरी बात ये है कि आपको ख्याल रखना है किस चीज का, चीज जिसका आपको ख्याल रखना है और वो है कि आपके पास ये जो एवरेज है वो एक सर्टेन इंटरवल के लिए अगर इंटरवल चेंज होगा, अगर इंटरवल चेंज होगा तो एवरेज भी चेंज होगा। याद है ये चीज? फॉर एग्जांपल वो कहता है म्यू इक्वल्स टू, हम बात कर रहे हैं इसकी पहले वाली बात की, नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ स्क्वायर मीटर। लेट से वो कहता है एवरेज नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो है 5 पर स्क्वायर मीटर। लेट से वो ये कहता है, लेकिन क्वेश्चन में वो दो स्क्वायर मीटर की बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है 2 स्क्वायर मीटर्स की। तो ये जो 5 का एवरेज है ये तो 1 स्क्वायर मीटर के लिए। तो आपका एवरेज क्या हो रहा है, बेसिकली डबल हो रहा है। तो आपका, सॉरी, जो आपका इंटरवल है वो डबल हो रहा है, तो आपका एवरेज भी डबल हो जाएगा। लेट से वो कहता है हाफ स्क्वायर मीटर, अब ये हो जाएगा 2.5। तो इन दो बातों का ख्याल रखना है। ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन या ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले क्वेश्चन हमेशा किस तरह सॉल्व होंगे, कॉम्प्लीमेंट के मेथड से, नंबर 1। नंबर 2, आपको जो एवरेज गिवन है वो सर्टेन इंटरवल के लिए होगा। आपने क्या करना है, उस इंटरवल के अकॉर्डिंगली मीन की वैल्यू निकालनी है और यूज करनी है फॉर्मूले। अगर इंटरवल चेंज हो रहा हो तो एवरेज को चेंज कर देना, अगर ना हो रहा हो तो एज इट इज ले लेना। क्लियर हो गई बातें? अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम जरा क्वेश्चंस की तरफ, और सबसे पहला काम हम ये करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दे रहा हूं 5 मिनट का टाइम। इसमें है कोई अराउंड 40 क्वेश्चंस। आपने सिर्फ इतना करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है। रीड करने के बाद आपने उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि ये क्वेश्चन बाइनोमियल का है, ये क्वेश्चन हाइपरज्योमेट्रिक का है, ये क्वेश्चन पॉइसन का है, या ये क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। सिर्फ इतना करना है आपने। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ने के बाद 3 dices are rolled together, the probability of rolling a 2 on at least one of three dice। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है तो मैं यहाँ बी लिख रहा हूँ। आपने भी यही करना है और इस तरह पढ़ते जाएंगे। जहां पर बाइनोमियल का क्वेश्चन है बी लिख दें, हाइपर ज्योमेट्रिक के साथ एच लिख दें, पॉइसन के साथ पी लिख दें और नॉर्मल के साथ एन लिख दें। एक दफा ये काम कर लें, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। ये बात समझ रहे हो? आपका टाइम शुरू होता है अब। क्वेश्चन में आपको दिखा, चलो यहीं से पढ़ना शुरू कर दो। वैसे किसी बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था और उसको मैंने, ओके बेटा, पहला जो क्वेश्चन है ये हमने देखा कि बाइनोमियल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 3 डाइस थ्रो हो रही हैं, एन की वैल्यू हो गई 3। एक्स कहां से कहां तक आएगा, 0, 1, 2 and 3। The probability of rolling a 2 on at least one of the 3 dice। अच्छा, एक डाई का सैंपल स्पेस बनाऊं तो ये बनता है, और इसमें 2 आने के चांसेस क्या होंगे और 2 ना आने के चांसेस क्या होंगे। ठीक है? अच्छा, इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं अगर आपको याद हो तो, और वो था, आपको मैंने बताया था 3 students appeared in an exam। याद है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स की मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें हमने ये कहा था कि जी अगर जो है 3 students exam में केस बताया, all will pass, only 2 will pass, only 1 will pass, none will pass। और फिर मैंने कहा था कि अगर एटलीस्ट 1 का क्वेश्चन होगा तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट के मेथड से सॉल्व करेंगे। याद आया? अब जब कॉम्प्लीमेंट का मेथड यूज करेंगे तो क्या यहाँ पर वो यूज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? इसलिए किया जा सकता है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। डाई फेयर है, डाई है ना,
एक दफा टॉस हो, 2 दफा हो, 3 दफा हो, 10 दफा हो, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो अब इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? एटलीस्ट वन का क्वेश्चन है। एटलीस्ट वन को कैसे सॉल्व करना था? वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन, ये था वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। अच्छा, अब नन का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम डाई को 3 दफा टॉस किया है तो ना पहली दफा पे 2 आए, ना दूसरी दफा पे 2 आए, ना तीसरी दफा पे 2 आए, तीनों दफा 2 ना आए। ये कैलकुलेट करो, वन में से माइनस कर लो। 1 - 5/6 पहली डाई पे 2 नहीं आया, एंड सेकेंड डाई पे 2 नहीं आया, एंड थर्ड डाई पे 2 नहीं आया। या फिर इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1 - 5/6 रेज़ टू द पावर 3। हाँ जी, बोलो बेटा, कैलकुलेशन भी करके बताओ। चार्ली ऑप्शन। और अब आप चाहें तो यहाँ पर बाइनोमियल के फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, बाइनोमियल का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, यानी आप 3 दफा अप्लाई करें या वन में से, या फिर मैंने आपको वो की बताई थी। मैंने वो आपको बताई थी कि जब एक से ज्यादा दफा हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो हम उस की के थ्रू कर लेते हैं। उसको भी देख लेते हैं जरा। ये देखिए, ये समीशन का साइन, अगर आपको याद हो, यहाँ मैंने फॉर्मूला टाइप करना है। इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू है 3, तो 3 कॉम्बिनेशन एक्स इंटू पी, पी की पावर है 1/6 रेज टू द पावर एक्स इंटू 5/6 रेज टू द पावर 3 माइनस एक्स। और अब मुझे ये कहां से कहां तक चाहिए? ये है एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 है ना, तो एटलीस्ट वन बोला है, तो बेसिकली 1 से लेकर 3 तक चाहिए। ऐसे ही है ना? तो यहाँ लिखूंगा 1 और यहाँ लिखूंगा 3, तब भी आप देखें सेम आंसर। चेक करें। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हिस्टोरिकल डाटा शोज दैट स्टार फुटबॉल क्लब टीम loses 9% of its मैचेस। अभी हमें ये नहीं मालूम कि वो कौन सी प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्टेड है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ लूज करने के चांसेस हैं 0.09, तो फिर विन करने के चांसेस क्या होंगे? 0.91। अभी तक मैंने पी और क्यू डिसाइड नहीं की। ये पी और क्यू मैं कब डिसाइड करूंगा? जब मैं उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ूंगा। इन एवरी सीजन द प्रोबेबिलिटी दैट एसएफसी यानी स्टार फुटबॉल क्लब lose exactly one of its next 5 मैचेस, अगर वो आगे 5 मैच खेले n इक्वल्स टू 5, तो उसमें से एग्जैक्टली एक मैच हार जाए। किसमें इंटरेस्टेड है? उसकी हार में। तो फिर इसका मतलब है ये है P और ये है Q। n अगर 5 है तो x है 0 1 4 एंड 5। एग्जैक्टली 1 कहाँ है? तो इसका मतलब है वो हमसे कह रहा है x इज इक्वल्स टू 1। तो n कॉम, अच्छा देखिए, ये जो मैंने ऊपर ये वाली की आपको बताई है ना, ये हर जगह नहीं अप्लाई करनी। ये सिर्फ उस वक्त अप्लाई करनी है जब आपको ये फॉर्मूला एक से ज्यादा दफा अप्लाई करना पड़े। लेकिन जैसे अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे हमें सिर्फ 1 के लिए चाहिए, एक ही दफा अप्लाई होना है, तो यहाँ पे लगाएंगे 5 कॉम्बिनेशन 1 0.09 रेज टू द पावर 1 यानी x into 0.91 रेज टू द पावर 5 माइनस 1। जी बेटा, 6 8 6 और 3.86
क्लियर है बेटा? आगे चले। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ बेकरी, 3 cakes of fresh cream pineapple, 4 cakes of chocolate, 2 cakes of buttercream strawberry, and 1 cake without cream are available. If 2 customers purchase 1 cake each, such that first cake is replaced before the sale of the second. Selection क्या हो रही है? With replacement. The probability that both the cakes sold would be of chocolate flavor. दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? चॉकलेट फ्लेवर्स की जो केक है वो है कितने? टोटल केक कितने पड़े हुए? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो 10 में से चॉकलेट केक केक की प्रोबेबिलिटी है 4/10 या 0.4। और अब हम बाकी सबको मिला के क्या कर देंगे? अदर्स। वो है 1 माइनस 0.4 इक्वल्स टू 0.6। यानी क्या चॉकलेट का केक मिलेगा या नहीं मिलेगा? बाकी कुछ भी हो, चॉकलेट नहीं होगा। दो ऑप्शन हो गई। और क्योंकि ये सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट हो रही है, इसकी बाइनोमियल लग रही है। उसने कितने केक खरीदे हैं? 2 कस्टमर्स परचेज 1 केक ईच, यानी 2 केक हो गए। कितने केक खरीदेगा? तो n की वैल्यू क्या हो गई? 2। जब n 2 है तो x क्या होगा? 0 1 and 2। उसने क्या पूछा है? बोथ द केक सोल्ड वुड बी ऑफ चॉकलेट फ्लेवर, यानी वो आपसे कह रहा है x इज इक्वल टू। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कॉम्बिनेशन 2 0.4 raised to the power 2 into 0.6 raised to the power 2 minus 2 डेल्टा। चेक कर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4। A wallet contains 50,000 rupees and 50 500 currency note। यानी 50 नोट है 1000 वाले और 50 नोट है 500 वाले। टोटल नोट कितने हुए? 100। 1000 वाले नोटों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 50 डिवाइडेड बाय 100 0.5। 500 वाले नोटों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 50 डिवाइडेड बाय 100 इज। कोई ऑप्शन है ना, या 50 का नोट निकलेगा या 1000 का निकलेगा। If 4 notes are drawn from the valet at random with replacement, with replacement सिलेक्शन हो रही है बायनोमियल। ऑप्शन दो ही है, या 500 का नोट निकलेगा या 1000 का निकलेगा। नोट कितने सिलेक्ट कर रहे हैं? 4 n4 हो गया। उसके बाद कौन सा चाहिए? सिलेक्शन कैसे हो रही है? विद रिप्लेसमेंट मेथड से, तो बायनोमियल फिट हो रही है। अच्छा, अब उसके बाद उसने कहा क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल अमाउंट वुड एग्जैक्टली बी 3000। जब आप 4 नोट सिलेक्ट करें तो 4 नोटों का जो टोटल है वो 3000 होना चाहिए। अच्छा, अब आप जरा गौर करें, 4 नोटों का टोटल, जबकि नोट दो ही है, 500 वाला या 1000 वाला, तो सिर्फ एक ही केस है कि मेरे पास 1000 वाले 2 नोट आ जाएं और 500 वाले 2 नोट आ जाएं, तो ये बनेगा 2000 और ये बनेगा 1000। तो मेरा टोटल बन जाएगा 3000। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। चेक कर लें। 500 वाला कम करके देख लें, 500 वाले बढ़ा के देख लें। 100 वाला कम करेंगे 1000 वाले बढ़ जाएंगे।
3500 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। तो करके देख ले, 3000 नहीं बनेगा। 3000 का सिर्फ एक ही केस। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि दो नोट चाहिए 1000 वाले और दो नोट चाहिए, ठीक हो गया। अब सवाल ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी उसने हमें ये नहीं कहा कि मुझे 1000 वाले दो नोट चाहिए या 500 वाले दो नोट चाहिए, नहीं बोला। इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसने हमें कहा था कि ये दोनों केक कौन से होने चाहिए, चॉकलेट के, तो हमने चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी को पी बना दिया था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसने कहा था कि एसएफसी हार जाए, लूज कर जाए, तो हमने लूज करने की प्रोबेबिलिटी को पी बना लिया था। यहां पर ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं कि 500 वाला नोट चूज करें या 1000 वाला करें, लेकिन एक चीज हमें समझ में आ रही है और वो ये है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी है सेम, 0.5 और 0.5, और निकालने भी दो दो नोट है। तो फिर क्या करेंगे, जिसको चाहे पी बना लो, जिसको चाहे क्यू बना लो, ठीक हो गया। तो अब जब इसको पी बना लिया तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, दो ही नोटों की बात करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि इसके तो दो नोट है ना, 1000 वाले तो दो ही निकलेंगे ना। तो आपके पास टोटल कितने, चार, 4 कॉम्बिनेशन 2 इंटू 0.5 रेज टू द पावर 2 इंटू 0.5 रेज टू द पावर 4 माइनस 2। देखिए, जब दो नोट 1000 वाले निकाल रहा हूं या निकले तो ऑटोमेटिकली बाकी जो दो नोट है 500 वाले। बताएं क्या आंसर आ रहा है, 37.5। क्लियर हो रही है बात बेटा? आगे चलें। इसके बाद जो मुझे क्वेश्चन आप लोगों के लिए करना है वो है क्वेश्चन नंबर 7। कहता है स्मॉल इंश्योरेंस कंपनी रिसीव्स एन एवरेज ऑफ 8 इंश्योरेंस क्लेम्स डेली। इसको जरा याद रखें, म्यू इक्वल्स टू 8 पर using Poisson distribution, find the probability that on a certain day, एवरेज गिवन था डे के लिए, पूछ रहा है डे के लिए, तो अब एवरेज चेंज नहीं होगा। कंपनी विल रिसीव एट लीस्ट 2 इंश्योरेंस क्लेम्स। एक्स की वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 और ग्रेटर देन 2, और ये क्वेश्चन कौन सा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लीमेंट मेथड से, यानी 1 में से कौन सी चीज माइनस करेंगे, 0 और 1, यानी हम कैलकुलेट करेंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस x इज इक्वल टू 1, दोनों को कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे और 1 में से माइनस कर लेंगे। यानी ये फॉर्मूला पहले 0 के लिए अप्लाई होगा, फिर 1 के लिए अप्लाई होगा, और फिर उन दोनों का ऐड करेंगे और फिर 1 में से माइनस करेंगे। 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस 8 इंटू 8 रेज टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल प्लस माइनस 8 1 1 फैक्टोरियल। बीटा ऑप्शन आ रही है 1 में से माइनस करके। अच्छा, मैं चाह रहा था कि आप लोग ना जरा मुझे ये 0 और 1 का जो प्लस करने से जो आंसर आ रहा है वो भी प्लीज मुझे बता दें। 1 में से 0.997 माइनस कर लें तो ठीक था ना, बताएं। बोलो, 1 में से 0.997,
देखो ये माइनस वैल्यू आ रही है ना, इसको खत्म किया था शिफ्ट और ई एन जी दबा, एक दफा नहीं 2 दफा दबाएंगे, आगे देखो 0.00, ठीक है। अच्छा अब एक चीज समझने वाली है बेटा, जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जरा इधर मेरी बात सुन ले और जरा बोर्ड की तरफ देख। आप लोगों के लिए मैं स्टडी टेक्स्ट ओपन कर, सॉल्यूशन है वो। अच्छा एंड पे जब आप जाएंगे तो आपको कुछ टेबल्स नजर आएंगे। ये देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके ऊपर देखेंगे तो आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ जाएगा। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के 2 टेबल आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं स्टडी टेक्स्ट में। बात समझ रहे हो बेटा? सबसे पहले अपने जरा कैलकुलेटर संभाल के रखें, अपने सामने रखें। मैं आपसे चाहता हूं कि आप जरा मुझे एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें। x इज इक्वल्स टू 2 और e रेज टू द पावर -4 4 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। जरा ये कैलकुलेट करें। ये बेटा 2.14 बस, बाद में याद 0.1465, उसके बाद भी कुछ है? चले अब जरा एक चीज देखें बोर्ड की तरफ बेटा सब लोग। ये जो आपके साथ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का आपको टेबल नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको देखें इसमें जो साइन यूज किया हुआ है वो लेमडा का है। लेमडा का मतलब एवरेज ही है। ये आपको यहाँ पर लेमडा की वैल्यूज नजर आ रही है, कहाँ से कहाँ तक नजर आ रही है, 1 से लेकर। और ये आपको पहला कॉलम एक्स का नजर आ रहा है। हमारे पास म्यू की वैल्यू कितनी थी 4, ये रही, और एक्स की वैल्यू क्या ली थी हमने? चेक कर, है ना आपको? जो आपने कैलकुलेट किया है वो आंसर यहाँ ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा एक चीज, अब एक काम और करें, 3 के लिए भी कैलकुलेट करें। e रेज टू द पावर -4 इंटू 4 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 350। इन दोनों का सम चाहिए मुझे अब। क्या एक काम कर लें कि उसको, चलो अच्छा सम करके बता दो। ये दोनों का सम है 0.3418। ठीक हो गया बेटा? अब जरा बोर्ड की तरफ देख, ये जो टेबल है ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का है। आपने 2 के लिए कैलकुलेट किया, ये वैल्यू आई थी। अब जरा इन दोनों वैल्यूज का टोटल कर लो, जो 2 की रो में लिखी हुई है वो, और जो 3 की रो में लिखी है दोनों का टोटल करो, क्या आ रहा है? 0.3419। आज के उसका मतलब जो आपने कैलकुलेट किया उसके बाद भी कोई वैल्यू होगी। ठीक हो गया? अच्छा एक और भी काम करते हैं, ये अगला टेबल देखें, इस पे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? क्यूमुलेटिव पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास एवरेज की वैल्यू थी 4, और हमने कैलकुलेट किया 2 और 3 के लिए। ये वैल्यू आ रही है यहाँ पर, हमें चाहिए 2 और 3, ऊपर वाली 2 इसमें से माइनस कर लें, बल्कि ये पूरी, सॉरी ये वाली पूरी,
2 तक इसमें से माइनस कर लें, 0.4335 में से 0.2381 माइनस कर दें, पूरी नहीं सिर्फ ये वाली माइनस करें। सिर्फ ये वाली फिगर माइनस करें। 0.4335 में से 0.2381 माइनस करें, 1954। और हमारे पास आंसर क्या था? वो हमने क्या निकाला था? 2 और 3 के लिए निकाला था ना, 2 और 3 का सम था। ओके, क्यूमुलेटिव पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हम उस वक्त यूज करते हैं ये टेबल जब हमें, यानी जब मैं ये 4 या 3 लिख रहा हूँ ना, ये 3 का मतलब है 0 से लेकर यहाँ तक जितनी वैल्यूज हैं उन सबका सम है। जब मुझे 0 से लेकर किसी वैल्यू तक का सम चाहिए तो ये मैं यूज कर सकता हूँ, और अगर मुझे इंडिविजुअल वैल्यूज चाहिए तो मैं वो यूज कर सकता हूँ पीछे वाला। अच्छा, अब उसके बाद मसला ये है कि ये टेबल हम कब यूज कर सकते हैं और कब यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर आप एक चीज नोट करें, आपको ये जो वैल्यूज नजर आ रही है म्यू की सबकी सब होल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कभी कभी म्यू की वैल्यू पॉइंट्स में भी आ जाती है। अगर आपके किसी क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू पॉइंट्स में आ जाए तो फिर आप ये टेबल यूज नहीं कर सकते, पॉइंट्स वाली वैल्यूज के लिए उसने कैलकुलेशन आपको नहीं दी हुई। लेकिन अगर आपके म्यू की वैल्यू क्या आ जाती है, होल नंबर में आ जाती है, तो फिर आपको कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ से आंसर मिल जाया करेगा। बात समझो? अब चलते हैं हम जरा क्वेश्चन के ऊपर और उसको देखते हैं। ये देखें, ये जो हमने क्वेश्चन किया था ये वाला, बेटा ये देखो, इसमें म्यू की वैल्यू कितनी थी, और हमने 1 में से किसको माइनस करना था? 0 और +1 करके। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर। ये है टेबल हमारे पास, क्यूमुलेटिव पॉइसन टेबल। ये लिखा हुआ 8 और ये लिखा हुआ 1। माइनस करो जरा इसको, 1 माइनस 0.0030, 0.97, वही आंसर था। चेक करो, आई बात समझ में? तो अब आपने क्या करना है कि जब जब भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, तो जैसे ही मीन की वैल्यू आपको होल नंबर में नजर आए, फौरन टेबल की तरफ आ जाए, कैलकुलेटर उठाने की जरूरत ही नहीं है आपको, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इंडिविजुअल वैल्यूज के लिए पहले वाला, और जब मैं यहाँ 1 देख रहा हूँ, 1 का मतलब समझ रहे हो, 0 उसमें ऐड होके आ रहा है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द एवरेज नंबर ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स on a certain section of a highway is 2 per week. Mu है 2 per week. Assuming that the number of accidents follows a Poisson distribution, find the probability of at most 3 accidents on this section of a highway during a 2-week period. एक मिनट, यू गिवन है पर वीक, इंटरवल है 2 वीक का। तो सबसे पहले तो हमारा एवरेज हो जाएगा 4 पर वीक। ठीक है, 1 वीक से 2 वीक पे जा रहे हैं, तो एवरेज भी डबल हो जाएगा। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा उसने पूछा है एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब समझते हो? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एट मोस्ट 3 का मतलब है 3 और लेस देन 3। यानी मुझे 0 के लिए कैलकुलेट करना है, 1 के लिए करना है, 2 के लिए करना है, 3 के लिए करना है, और सबको क्या करना है? ऐड करना है, तब मुझे आंसर मिलेगा। सीधा सीधा क्यूमुलेटिव टेबल में जाओ, क्योंकि एवरेज मेरे पास होल नंबर में है। तो इस 4 को कहाँ देखूंगा? 3 में। ये एवरेज और ये 3, ये मेरा आंसर होना चाहिए 0.4335। किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, चेक करो आंसर। चार्ली ऑप्शन देर होगी बेटा।
अब थोड़ी समझ में आएगा वो, लेकिन नजर आ गया, अब कहाँ समझ में आएगा। एक ओके, क्वेश्चन नंबर 10। द PABX सिस्टम ऑफ सलीम इंडस्ट्रीज, ये टेलीफोन एक्सचेंज को कहते हैं, receives an average of 2 calls in every 3 minutes. An average of 2 calls in, okay, U equals to 2 per 3 minutes. Assuming an approximate Poisson distribution, what is the probability that 5 or more calls will be received during a period of 9 minutes? तो सबसे पहले तो एवरेज को चेंज करो, 3 जो है वो 9 हो रहा है, तो 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 पर 9, पहला काम तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद उसने पूछा 5 और मोर, अगर मैं x की वैल्यूज लिखूं 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो बेसिकली उसने 5 और मोर बोला है, तो उसके लिए क्या यूज करूंगा, कॉम्प्लीमेंट मेथड। क्या करूं, 1 में से माइनस करूंगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये लिखूंगा। अच्छा, म्यू की वैल्यू है 6 और यहाँ मुझे चाहिए 4 से 0 से लेकर 4 तक का टोटल, तो सीधा कहाँ जाऊंगा, टेबल पे। ये देखें बेटा, म्यू की वैल्यू 6 और ये वैल्यू 4, तो 1 में से माइनस करना है मुझे, 1 माइनस 0.2851, क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी, आसान हो गई जिंदगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखें बेटा, ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का केस नंबर 2 है, पॉइसन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल, ये वो केस है। इट इज एस्टिमेटेड दैट 0.5%, 0.5% means 0.5 divided by 100 is 0.005. Using Poisson distribution, find the probability that of 1200 callers, at least 5 will receive a busy signal. X is equals to 0, 1, 2, 4, 5, 6 and so on. At least 5 का मतलब ये है, तो सबसे पहले तो म्यू निकालो। म्यू कैसे निकलेगा, n और p को मल्टीप्लाई करने से। n है 1200 और ये है 0.005, बोलो बेटा 6। अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली पीछे वाले है कि नहीं, क्या आंसर आना चाहिए इसका, 0.7149। सेम वैल्यूज आ रही है ना, क्योंकि वैल्यू 6 है और 1 में से 4 को माइनस करें। ओके जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का कोई आंसर बताएगा, और 14 का, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15। A TV channel conducted a poll regarding construction of dams in Pakistan. 75% people were in support of construction. सपोर्ट में कितने लोग खड़े हैं, 0.75, 15 वर अगेंस्ट,
अनडिसाइडेड कितने हैं? अभी तक हमें पी का कोई पता नहीं है, रिक्वायरमेंट पढ़कर ही देखेंगे। A sample of 10 persons, n equals to 10, that at least 3 will support the construction. सपोर्ट वालों के बाद में बात कर रहे हैं। ये पी हो गया तो इन दोनों को मिला के क्या कर देंगे, एटलीस्ट 3 बोला है उसने, 1 2 3 4 एंड 10। इसका मतलब 3 से लेके 10 तक चाहिए। सीधे वो की अपनी यूज कर लेंगे। टेन कॉम्बिनेशन x 0.75 raised to the power x 0.25 raised to the power 10 minus x। हमें कहां से कहां तक जाना है, 3 से 10 तक जाना है, तो ये 3 और ये 10। क्वेश्चन नंबर 16 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप लोग एक पुरानी बात याद करें, और वो है काउंटिंग टेक्निक्स की। काउंटिंग टेक्निक्स जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने जो 6-1 करवाई थी, 6-1, उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने कहा था मैं खुद करूंगा। एक 30 था, एक 31 था। दिखा देता हूँ आप लोगों को, याद आ जाएगा। वो आप देखेंगे तो आपको चीजें रिवाइज हो जाएंगी। बेटा 30 एंड 31 याद आ रही है क्वेश्चन दो? एक में हमने कहा था कि 2 पर्सन ऐसे हैं जो हर टीम में होने वाले हैं, ठीक है, और एक वो है कि जो हमने कहा था किसी सिलेक्शन में नहीं होने वाले, दोनों प्लेयर जख्मी हो गए। याद आया ये बात? ओके, तो पहला केस ये था कि अगर हमने कहा कि दो चीजें ऐसी हैं जो हर सिलेक्शन में होने वाली है, तो हमने उसको कहां से माइनस किया था, सिर्फ टोटल में या दोनों में से? दोनों में से माइनस किया था। और अगर हमने कहा था कि वो किसी सिलेक्शन में नहीं होने वाली, तो सिर्फ टोटल में से माइनस किया था। ये बात जरा ध्यान में रखना आप, ठीक है? ताजा हो गई ध्यान में? अब चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अब ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16 में, A multiple choice examination consists of 10 questions and each question is followed by 4 choices। 4 choices हैं, तो करेक्ट कितनी होंगी? एक। तो करेक्ट होने के चांसेस हैं अपॉन 4, और इनकरेक्ट होने के चांसेस हैं 3/4। मैंने पी और क्यू इसको इसलिए बना लिया कि बेसिकली पास होने की बात कर रहा है। पास उसी वक्त होगा जब करेक्ट आंसर को चूज करेगा, इसलिए करेक्ट आंसर पी हो गया और इनकरेक्ट क्यू हो गया। कहता है a student will pass the exam if he answers 5 questions correctly out of 10। n हो गया 10 और x की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब आप लोग एग्जाम देते हैं और उसमें आपसे कहा जाए कि आपने कम से मतलब 5 क्वेश्चंस को आंसर करना है, अगर आप छठा क्वेश्चन कर दें तो क्या फेल कर देता आपको? इसका मतलब है कि आप सारे कर सकते हैं। 5 नहीं पूछ रहा, एटलीस्ट 5 पूछ रहा है।
समझ में आ रही बात? अगर आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन हो और आपसे कहा जाए कि आपको 5 क्वेश्चन आंसर करने हैं, कोई से भी 5 क्वेश्चन, तो अगर आप 10 के 10 आंसर कर दें, फेल तो नहीं करेगा ना? इसका मतलब है एटलीस्ट 5, 5 तो आंसर करने ही करने। अब आगे चले, कहता है, अब ये यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो चीज है, assuming that a student knows 2 correct answers and choose the remaining answers at random. 2 के आंसर्स उसको पहले से पता है, 2 के आंसर्स, ये कैप्टन और वाइस कैप्टन हर टीम पे मौजूद है। जब 2 का आंसर तो उसको कंफर्म हो गया ना, अब कम से कम 3 करने हैं, बाकी 8 में से। ऐसा ही होगा ना? 10 क्वेश्चन थे, 2 के आंसर उसको मालूम है, तो बाकी 8 में से कम 3 आंसर करेगा तो पास हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, ये जो 2 क्वेश्चन उसको मालूम है, ये दोनों जगह से माइनस हो रहे हैं। 10 में से भी माइनस हो रहे हैं, जो कर रहा है उसमें से भी माइनस हो रहे हैं। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि n हो जाएगा 8 और x स्टार्ट होगा कहां से, एटलीस्ट 3 से, यानी यहां से 3 से लेकर 8 तक। अब आप जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 8 कॉम्बिनेशन x 1/4 रेज टू द पावर x और 3/4 रेज टू द पावर 8 माइनस x। यहाँ पर समीशन साइन तो ये आएगा, 3 से शुरू होगा और 8 तक चलेगा। मतलब हाँ, चेक करो बेटा। बताएं बेटा, आंसर बताएं। 0.3215। दे रहे बेटा यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 17 है, 18 है, देखिए। A dice is rolled 5 times. What is the probability that exactly 2 4 appears? जब 5 दफा हम डाई को रोल करें तो एग्जैक्टली 2 टाइम्स क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो 4 आने के चांसेस क्या होते हैं एक डाई में, 1/6। और 4 ना आने के चांसेस, नॉट 4 इज 5/6। n कितना है आपके पास, 5। x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 का मतलब है x इज इक्वल टू 5 कॉम्बिनेशन 2 1/6 raised to the power 2 and 5/6 raised to the power 5 minus 2। बोलो बेटा। बेटा 18 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फर्क सिर्फ ये है कि वहां इवन की बात कर रहा है। इवन जो है एक डाई में 3 होते हैं, 2 4 एंड 6, तो वहां पर p बनेगा 0.5 और q भी एक बनेगा 0.5। बाकी कोई डिफरेंस नहीं, सेम स्टाइल पे सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये 21 22, ये हाइपर ज्योमेट्रिक के हैं। अब सवाल ये है कि कैसे पता चल रहा है। सबसे पहली बात ये है कि मैंने आपको ये बताया था कि बाइनोमियल में और हाइपर ज्योमेट्रिक में सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है,
ये हाइपर ज्योमेट्रिक में सिलेक्शन होती है विदाउट रिप्लेसमेंट, जबकि वहां पर क्या होती है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट होती है या विदाउट हो रही है, लिखा हुआ है। तो जब पहली चीज नोट करो, जब किसी क्वेश्चन में ये चीज मेंशन ना हो कि सिलेक्शन विद है या विदाउट है, तो समझ लो कि वो विदाउट है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे विदाउट लिखा हुआ, विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक हो गया। एक बात, अच्छा, एक दो बाइनोमियल के भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं जहां पर ये बात नहीं लिखी, मिसाल के तौर पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को ही देख लें। यहाँ कहीं लिखा हुआ है जो सैंपल ऑफ 10 इज टेकन, जो है कहीं विद रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है, बोलो। तो बाइनोमियल से क्यों किया, है ना सवाल। भाई यहाँ पर भी तो जो ये चीज नहीं लिखी हुई ना कि सैंपल विद है या विदाउट है, तो अभी हमने वर्किंग रूल क्या बनाया कि अगर नहीं लिखा हुआ तो क्या होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। तो विदाउट रिप्लेसमेंट तो हाइपर ज्योमेट्रिक का केस होता है, हमने बाइनोमियल से क्यों किया। अब इस पे फर्क समझना, अब यहाँ पे दूसरा केस आ गया, और यही वो पॉइंट है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो बेटा, इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर जिनको मैं अभी एग्जांपल के तौर पर आपके सामने रखूं, सिर्फ एक डिफरेंस आपको नजर आएगा, पढ़ के देख। A TV channel conducted a poll regarding construction of dams in Pakistan. 75% were support, 15% against, 10% undecided. A sample of 10% is taken. What is the probability? At least 3. ठीक है, अब चलते हैं उस क्वेश्चन पे जिससे हम यहाँ पर वापस आए थे। There are 25 phones in an exchange room, of which 3 are defective. A sample of 5 phones is selected. Find the probability that exactly 2 are defective. क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि टोटल फोन कितने पड़े हुए थे, 25। ऊपर चलो, यहाँ पर कितने लोगों का सर्वे किया गया, कितने लोगों का सर्वे किया गया, नहीं गिवन। तो जब टोटल गिवन ना हो तो उस पॉपुलेशन को हम मानते हैं ये इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन में से सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट हो या विदाउट हो, फर्क ही कोई नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन होती है कि उसमें जो प्रोबेबिलिटी का चेंज है विदाउट की वजह से वो इतना माइनर है कि वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए हमने बाइनोमियल लगा ली। फर्क समझ में आया बेटा। वहां पर चले जाएं, वहां पर सिलेक्शन विदाउट रिप्लेसमेंट हो रही है और टोटल भी गिवन है, और टोटल कितना है 25 का। सिर्फ 25 के उसमें से साइज में से हम विदाउट रिप्लेसमेंट जब सिलेक्शन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत तेजी से या बहुत क्या कहना चाहिए कि इतनी चेंज होगी कि वो नजर आएगी। क्यों कह रहे हैं आप, समझ में आया, आप पहचान लोगे क्वेश्चन को, बोलो। बात समझ में आ गया दोनों का। अब हम जब यहाँ जाएंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 21, कैसे पता चला कि ये हाइपर ज्योमेट्रिक का क्वेश्चन है। एक तो यहाँ सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट हो रही है, और दूसरा यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन भी गिवन है हमें, और वो कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं है। इस वजह से जब सिलेक्शन विदाउट रिप्लेसमेंट हो रही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एक ट्रायल से दूसरे ट्रायल पर चेंज हो रही है, सेम नहीं रह रही। वहां पर इतना माइनर चेंज था कि वो जीरो ही था, इसलिए हमने उसको बाइनोमियल लगा के काम चला लिया। फर्क समझ में आ गया। उसके बाद मैंने आपको ये कहा था कि जो हाइपर ज्योमेट्रिक के क्वेश्चंस होते हैं ये कोई कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस ही होते हैं। तो आपके पास टोटल है 25, जिसमें से अगर 3 डिफेक्टिव हैं इसका मतलब है 22 वर्किंग ऑर्डर में होंगे। सैंपल कितने का है, इसका मतलब है 25 कॉम्बिनेशन 5 आपका क्या हो गया, सैंपल स्पेस। उसने क्या कहा है, एग्जैक्टली 2 आर डिफेक्टिव, तो 3 कॉम्बिनेशन 2
into 22 combination 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बोलो पक्का? देर है ना बेटा, बात समझ में आ रही है, डिफरेंस समझ में आ गया। आगे के क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करोगे। मैं अब आपको लेके जा रहा हूँ कहां पर, मैं आपको लेके जा रहा हूं अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 36। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 36 कहता है इन अ पॉपुलेशन विद मीन 16, पॉपुलेशन का मीन है, यानी ये क्या गिवन है, म्यू, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3, व्हाट वैल्यू इन इंचेस कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ जी स्कोर ऑफ 2.5, यानी z की वैल्यू भी 2.4 गिवन है, पूछ क्या रहा है x। z का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये वैल्यू है 2.4, x हमने फाइंड आउट करना है, मीन है 16 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 3, 3 मल्टीप्लाई होगा 16 ऐड हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 23.2 हो, मीन की वैल्यू 16 हो, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 3 हो, तो उसका अगर आप z कैलकुलेट करेंगे तो 2.4 आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 37। आप लोगों को याद होगा मैंने जब क्लास में आप लोगों को पढ़ा रहा था तो कुछ क्वेश्चंस के आगे मैंने एग्जाम क्वेश्चन लिखे, याद करें तो ऐसा एक क्वेश्चन आपने किया था। फर्क क्या था, वहां पर हमने जो क्वेश्चन किया था 7-5 का क्वेश्चन नंबर 5 था, वहां पर कुछ बैग रिजेक्ट हो रहे थे ओवरवेट होने की वजह से और कुछ परसेंट रिजेक्ट हो रहे थे अंडरवेट होने की वजह से। क्वेश्चन वही है, ये ऑलमोस्ट वही देखिए चीजें हैं, सिर्फ फर्क ये है कि प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट, बाकी चीज वही पूछ रहा है, चेक कर लें। In a flour mill, bags of flour has a mean weight of U equals to 5.05 kg and standard deviation of 0.02. If a bag is selected at random, probability that its weight is below 5 kg and X is less than 5 kg. पहला काम क्या करेंगे, 5 minus 5.05 divided by 0.02, Z निकाल लेंगे, निकालो। माइनस 2.5 स्केच करेंगे, पहले लिखते थे x फिर लिखते थे z। x का मीन है 5.05, z का मीन होता है 0। उसने पूछा है बिलो 5, यहाँ पर z की वैल्यू हमारे पास है -2.5, लेस देन का मतलब है ये वाला एरिया पूछ रहा है। इसकी माइनस वैल्यू के लेफ्ट साइड का एरिया चाहिए होता था तो हम क्या करते थे, 0.5 में से टेबल वैल्यू को माइनस करते थे। यहाँ पर है 0.5 माइनस टेबल वैल्यू ऑफ 2.5, और 2.5 की टेबल वैल्यू में कहां से मिलेगी, ये z टेबल पे आ जाए। ये देखें, ये 2.5 और ये 0.00, ये वैल्यू 0.4938, इसको माइनस करेंगे कहां से हम, 0.4938, जी बेटा 0.0062। समझ में आ रही है मेरे बच्चों? ओके, आगे चलूं, ये करके ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर वापसी आगे काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44,
The weight of bags of rice is normally distributed with a mean of and a standard deviation of. क्या डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में? वहां फ्लोर था या राइस होगा? क्वेश्चन वही है, बिटवीन 5 and 5.06। तो पहले z बनाएंगे 5 के लिए, 5 minus 5.05 divided by 0.02 equals to minus 2.5। फिर z बनाएंगे 5.06 के लिए, minus 5.05 divided by 0.02। बोलो बेटा। जीरो पॉइंट 0.5। और अब देखें, एक माइनस वैल्यू एक प्लस वैल्यू, उनके बिटवीन का एरिया चाहिए। ये -2.5 और ये 0.5, इनके बिटवीन का एरिया चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों के अलग अलग एरियाज निकालेंगे, ऐड कर देंगे। 2.5 को जब जीरो में चेक कर रहे थे तो उसका एरिया बन रहा था 0.4938, ये बन गया 0.4938 प्लस 0.5 को कहाँ चेक करेंगे, 0.5 को 0.0 में, 0.5 को 0.1915, 0.1915, 68.53%। क्लियर है बेटा? चलो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं।